दोस्तों, आज की कहानी है गांव को गांव ही रहने दो। चांदनी छिटकी है चहुं और 2 दिनों से मेघ उमड़ घुमड़ रहा है, पर जेठ की पूनो तिमिर का सीना चाक कर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही थी। उमा बहू लाठी टेकते तालाब के मुहाने पर पहुंच गई थी। नीरो देवी एक अपेक्षाकृत जवान स्त्री के कंधों पर हाथ रखे चले आ रही थी। उमा बहू ने स्मित हास्य से उन्हें देखा। तालाब की पक्की सीढ़ी तक पहुंचकर लाठी हौले से रखा और साड़ी समेटकर बैठ गई। घूंघट पहले ही सरका लिया था। नीरो देवी और रीता भी पास आकर बैठ गई। आज नहीं लगता था कि हम मिल पाएंगे, नीरो देवी ने कहा। हाँ ठकुराइन, कब मेघ बरस पड़े कौन जाने। अगली पूनों को मिल न पाए, रास्ते सारे डूबे जाएंगे। तो लीजिए हम अपना शौक पूरा करें। नीरो देवी ने कुर्ती की जेब से माचिस और ढोलक छाप बीड़ी का बंडल निकाला। नीरो जीरा देई की बेटी है। 14 बरस की बाली उम्र में उसकी शादी हुई थी। दूल्हा 17 साल का था। छपरा हाई स्कूल में पढ़ता था। 22 रोग में चल बसा। एक बार ससुराल गई थी नीरो, अभी दौड़ा नहीं हुआ था, बाल विधवा हो गई थी। पिता राजेंद्र बाबू के घर में एक प्रकार से मुंशी थे। नीरो भी उनके ही घर में रहती थी। सिलाई, कढ़ाई और अन्य घरेलू कार्यों में मदद देती। उमाकांत के शहीद होने के बाद जो जन समूह नरेंद्रपुर में उमड़ा था, अपनी पीड़ा से दुखी नीरो उमा बहू के पास चली आई। वे बार बार बेहोश हो जा रही थी। एक तो 15 साल की छोटी उम्र में मां बनना, दूसरी यह वज्राघात। उन्हें अपने पति के जाने का उत्सव समझ में नहीं आ रहा था। जब तक सूरज चांद रहेगा, उमाकांत तेरा नाम रहेगा। वे एक सामान्य विधवा नहीं थी जिसकी चूड़ियां तोड़ी जा रही थी, सिंदूर मिटाए जा रहे थे। यह तो होता ही था। नीरो सबकी गवाह थी। वह इस प्रक्रिया से गुजर चुकी थी, लेकिन जीरादेई की होने के नाते उसे पता था कि उसके पति की मृत्यु और शहीद हो जाने में बड़ा फर्क है। उमा बहू के प्रति अग्रसर था, जो प्रतिदिन नीरो भागी भागी आ जाती। धीरे धीरे सहेलियां पा बढ़ गया। वही सहेलियां पा बरकरार है आज तक। लाओ सुलगाओ, महीने में एक दिन हम शौक पूरा करती हैं। घर में तो हुक्का चलता है। उमा बहू ने कहा। हुक्का अभी भी चलता है। यह रीता थी जो पहली बार कुहू की। रीता नीरो के भाई की बेटी है। नीरो के छोटे भाई बप्पन की 6 बेटियों में सबसे छोटी। 5 बहनों की जैसे तैसे शादी कर दी थी। बप्पन ने रीता की ना कर सके। रीता ने BA तक पढ़ लिया था। गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षिका हो गई थी। एक दुर्घटना में बप्पन और उसकी पत्नी गुजर गए। तब से नीरो और रीता एक दूसरे के सहारे हैं। अरे रे चलता था। हम छुपा के बीड़ी मांगते और पीते। एक बार सासू माँ ने देख लिया, तब पूरा बंद। 6 महीने तक पेट फूल जाता और फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। रीता ने माचिस जलाकर 2 बीड़ियां सुलगाकर दोनों वृद्धाओं को थमा दी। सिगरेट का जमाना है चाची, बीड़ी काहे पीती हो? तुम तो दोनों में से कुछ नहीं पीती हो, तो तुम्हें क्या पता कि किसका स्वाद कैसा होता है। बीड़ी में सौंधी सुगंध होती है, नीरो देवी ने कहा। रीता हंस पड़ी। ए छोकरी, ठहाके ना लगा, गांव के लोग सुनेंगे तो। रात निस्बद्ध है, दूर तक आवाज जाएगी। चुप बैठ, क्या होगा समझेंगे, कोई चुड़ैल है। दोनों वृद्धा इत्मीनान से बीड़ी की कास लेकर धुआं उड़ाने लगी। मेरी छोड़ो दादी, अब जरा बैठो संभल के। पश्चिम कोने से बाबूजी और नटवर काका चले आ रहे हैं, रीता ने कहा। दोनों वृद्धाएं संभल कर बैठ गई। मुंशियाइन ने आंचल का पाल तक खींच लिया। उमा ठकुराइन ने लगभग घूंघट ही निकाल लिया। सामने पश्चिम कोने से सफेद धोती गोल गंजी में बाबूजी और सफेद पैंट शर्ट में नटवर लाल चले आ रहे हैं। रीता, तुम्हारे बाबा नहीं आए इनके साथ? उमा का उदास स्वर सुनाई दिया। मैं यहाँ आपसे पहले से आकर बैठा हूँ दुल्हन। ठाकुर साहब की धीमी गंभीर आवाज सुन तीनों जनी इधर उधर देखने लगी। देखा कि इनसे थोड़ी दूर पर ठाकुर उमाकांत सिंह पालथी मारकर बैठे हैं। उन्होंने सफेद कमीज और पजामा पहन रखा था। उनके सर पर पगड़ी थी और गले में पड़ी शिव गेंदा की ताजा माला, वही माला जिसे आज ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने पहनाया था। प्रत्येक 11 अगस्त को स्कूली बच्चे तथा शिक्षक आते, कुछ भाषण इत्यादि होते और मालाएं पहनाकर
मानो शहीदों को याद करने की ड्यूटी पूरी करते हैं। 11 अगस्त के बाद 15 अगस्त को भी भूले बिसरे नागरिक चले आते हैं। मुखिया, सरपंच या ब्लॉक के अधिकारी माला पहनाने का अपना कर्तव्य पूरा कर जाते हैं। तब संगमरमर की मूर्ति धोकर साफ की जाती है। घेरे में लगी फूलों की क्यारियां साफ कर दी जाती है। घेरे में लगा अम्लतास जब फूलता है तब मूर्तिवत उमाकांत सिंह को लगता है वे ही दूल्हा बन बैठे हैं। फूल की लड़ियों के कोमल स्पर्श को वे तरसते होते हैं। पत्थर की मूरत न हिल पाते न डोल। राजेंद्र बाबू के पास खड़े होते ही नीरो देवी ने धरती पर 3 बार माथा टेका। धीमे स्वर में कहा, गोर लगा तानी भैया। सब ठीक बानू? भैया ने आशीष दिया। नीरो देवी ने कहा, आजकल जीरा देई के घर की देखभाल सरकार कर रही है। नीरो सोचती है बाबू भैया समझ जाते हैं। तुम क्या चाहती हो नीरो? हम सब देख समझ रहे हैं। तुम लोगों की उदासी विपदा पर कुछ कर नहीं सकते हैं। किसी के मन को नहीं बदल सकते तो तन की कौन कहे। बाबूजी आप चाहे तो जरूर बदल सकता है। नटवरलाल ने कहा, कैसे? बाबूजी थे, हृदय में बस कर रहने दो नटवर। मेरे रहते तुमने इस स्थान को कलंकित किया। मैंने क्या कर लिया? क्या तुम्हारे हृदय में थोड़ी देर के लिए भी मेरा ख्याल आया? अब क्या चाहते हो? बाबूजी ने गहरी सांस ली। बाबूजी, यह हमारा दुर्भाग्य बदल न सके या अपनी अकल का दुरुपयोग करते रहें। नटवर का स्वर डूब गया। आप लोगों की बातें सुन मैं बहुत घायल हो जाता हूँ। ऐसा क्या था कि बाबूजी के आह्वान पर हम शहीद हो गए? आप कुचाल न छोड़ सके, उमाकांत सिंह ने कहा। फितरत उमा, फितरत नहीं बदलती। नटवर कहते हैं कि वे बड़े भावुक हैं। किसी की बेटी की शादी अटक रही हो, किसी की जनाजा उठ रहा हो, इनसे देखा ना जा रहा था। क्या करते? तुमसे कहा जाता तो तुम अपनी जमीन या दुल्हन का गहना रख देते। मैं अपनी कमाई दे देता या बेटी की ससुराल को समझा आता। यह नहीं कर पाए। भावुक हैं तभी तो आपके साथ याद किए जाते हैं। नटवरलाल ने कहा, आपने देखा है आपका घर मिट्टी में मिल गया है। कोई आपका नाम भी नहीं लेता। शुक्र है कि आपकी बेटी लौट कर नहीं आई, वरना आपका गुस्सा उस पर उतारते लोग। अरे पर लोग गए, अब तो सुधरिए। यहाँ आपसे मिलने नहीं आते हैं लोग। काहे बाबूजी से लटक के चले आते हैं? रीता ने आक्रोश में भरकर कहा। तीनों चौंक गए। एक दिन अचानक चांदनी रात को बाबूजी की आत्मा गांव मिशन भ्रमण करने आई। साथ में ना जाने क्यों नटवरलाल लग गए। भोले भाले सीधे सज्जन बाबूजी कुछ ना बोले। मूर्ति से गुजर कर आ रहे थे सो उमाकांत सिंह भी साथ हो लिए। बाबूजी की आत्मा गांव में ही रहती थी। उमाकांत सिंह की तो नाल ही गड़ी थी और नटवरलाल पिछलंगू हो अपना पाप धो रहा था। तीनों के सपने आने शुरू हो गए। उमा बहू और नीरो को फिर तो सभी पूनों को मिलने का वादा सा हो गया। दरअसल हम भूल गए कि किससे मिलने आए थे। बताओ बेटा रीता, तुम जिस स्कूल में पढ़ाती हो वह ठीक चलता तो है? बाबूजी ने पूछा। स्कूल की कक्षाओं में नियम अनुसार पढ़ाई होती है। इस गांव को, इस स्कूल को मॉडल बनाना चाहिए। आखिर भारत रत्न का गांव है। भारत रत्न के गांव के खेतों में सरसों फूल रही है। आम के पेड़ मंजरों से भरे हैं। चहुं और हरियाली है। मेरा मन राष्ट्रपति भवन की 4 दीवारी में बेचैन था। बिहार विद्यापीठ में सुकून था। अब गांव में विश्रांति है। बाबूजी ने कहा, हमारे यहाँ परिवर्तन तो है दुल्हन। आपने लंबा जीवन जिया मेरे बगैर। सच बताइएगा कैसा है इन दिनों? क्या मेरी शहादत बेकार गई? उमाकांत बाबू ने पूछा। उमा बहू ने बोलने लगी, मालिक मुझे तो किसी ने बुक्का फाड़ कर रोने ना दिया। गर्भ से जो थी बबुआ गुटरून चलने लगे तभी से झंडा फहराने लगे। आजाद जो हो गए थे, इतना बड़ा शामिल घर था कि कहाँ फुर्सत थी। जी अब गया है, ले चलिए। वे द्रवित हो चली। सबका समय आता है दुल्हन। इस त्रिकोण को रीता बेटी ही मॉडल बनाएगी। परिवर्तन का मुद्दा है। गांव को गांव रहने देना, इसे नगर ना बनाना, वरना यह खो जाएगा तो ढूंढे न मिलेगा। बाबूजी ने समझाया। क्या अब हमें लौटना चाहिए? उमाकांत ने कहा। सब कहीं अनायास लुप्त हो गए। रीता ने ठकुराइन को सहारा दिया। नीरो देवी को लाठी पकड़ाई। अपने अपने ठिकाने पर लौटती सबों के दिलों में एक आवाज गूंजती रही, परिवर्तन हो पर गांव को गांव ही रहने देना।